चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। आज हम सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका का क्या योगदान था और किस तरह उसने भाग लिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, उस बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिका इस समय भी आइसोलेशनिज्म की का टॉपिक या उसकी पॉलिसी लेके चल रहा था। जब जापान ने चाइना में इन्वेजन किया था तो अमेरिका ने का जो रिस्पांस था, उसने एक सिम्पसन डॉक्ट्राइन के हिसाब से उसने फैसला लिया। यानी उसने सीधे तौर में रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी, जिस भाग में जापान ने चाइना में कब्जा किया था उसको अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया उस भाग को जापान का हिस्सा मानने में। लेकिन चाइना जो अभी यूएसए था, वो किसी भी हाल में जापान में हमला नहीं करना चाहता था। एक तरह से आइसोलेशन की पॉलिसी ही अपनाए लेके चल रहा था यहाँ पर अमेरिका। तो इसके अलावा अब क्या हुआ, अब जब लड़ाई शुरू हो गई थी, दूसरा विश्व युद्ध यूरोप में शुरू हो गया था, तो अमेरिका किसी भी हाल में इस लड़ाई से बचना चाहता था। तो इस लड़ाई से बचने के लिए उसने तीन एक्ट पास किए, जिसे हम न्यूट्रलिटी एक्ट कहते हैं। इन 3 एक्टों में जो बात कही गई थी वो ये थी कि इन एक्ट में यानी अमेरिका किसी भी देश को हथियार नहीं बेचेगा जो कि युद्ध में है शामिल, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, चाहे वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रसिया है, जापान है, किसी को अमेरिका अपना जो हथियार नहीं बेचेगा। दूसरा, उसने ये कानून बनाया कि वो किसी भी देश को लोन नहीं देगा जो लड़ाई में शामिल है। तीसरा, उसने कानून ये बनाया कि अगर किसी लड़ाई में शामिल किसी भी यूरोपियन देश को अगर अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो उसे अपने शिप लेके अमेरिका में आना पड़ेगा और अपने शिप में भर के सामान वापस अपने देश में लौट सकता है। यानी अमेरिका अपनी जो शिप है वो उन देशों में नहीं भेजेगा जो लड़ाई में शामिल है। इसके तहत अमेरिका ये सिक्योर करना चाहता था कि वो किसी भी पक्ष को गुस्सा या नाराज़ नहीं करना चाहता था अमेरिका। वो चाहता था कि मैं हर पक्ष से अलग रहूं और मैं किसी भी तरह इस युद्ध से बच जाऊं, मुझे इसमें भाग ना लेना पड़े। ये अमेरिका की पॉलिसी थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। हुआ ये कि पिछले बार जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें अमेरिका ने जो अपनी पॉलिसी बदली वो इसलिए बदली क्योंकि जर्मनी ने अमेरिका की शिप में अटैक किया था और मैक्सिको को भड़काया था जर्मनी ने कि वो अमेरिका में अटैक कर दे। तो इस वजह से अमेरिका को जर्मनी के ऊपर वार घोषित करना पड़ा। लेकिन इस बार जो अमेरिका ने वार घोषित किया था जर्मनी के ऊपर, जर्मनी और उसके जो सहायक देश थे उनके ऊपर, वो इस वजह से घोषित किया क्योंकि इस बार डेमोक्रेसी को बचाने की बात हुई। जो भी ये देश थे, जर्मनी, इटली, जो ये एक साथ थे, ये एक फैसिस्ट देश थे। ये डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते थे और डेमोक्रेसी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो अमेरिका एक डेमोक्रेसी था, तो अमेरिका का एक नैतिक कह सकते हैं जिम्मेदारी बनती थी कि उसे डेमोक्रेसी जो देश थे उनकी सहायता करने के लिए पहुंचना चाहिए था। क्योंकि जो अमेरिका का लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, जो इक्वलिटी और लिबर्टी का जो एक नारा अमेरिका की रेवोल्यूशन से मिला था, वो खतरे में था इस समय यूरोप में। क्योंकि अगर ये जर्मनी और इटली ये युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाते तो शायद से पूरे यूरोप में एक फैसिज्म की सरकार आती और कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं बच पाती। तो अमेरिका को डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए इस युद्ध में शामिल होना का पड़ने के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी थी। तो अमेरिका ने भी इस युद्ध में सीधे तौर में भाग नहीं लिया शुरू के समय में। विंस्टन चर्चिल अमेरिका के उन्होंने काफ़ी कोशिश करते रहे कि किसी तरह अमेरिका को अपने पक्ष में किया जाए, तो लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। तो धीरे धीरे जो है जब अमेरिका ने नाजीस जो जर्मनी थे उसके अत्याचारों के बारे में सुना कि किस प्रकार वो ज्यूस लोगों के ऊपर अत्याचार करते, तो अमेरिका की जो पब्लिक थी उसकी ओपिनियन जो थी जर्मनी के ख़िलाफ़ होने लग गए थे। तो और इसका प्रभाव वहाँ की पार्लियामेंट और कांग्रेस में भी अमेरिका की देखने को मिली। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि अमेरिका ने जो अपने 50 डिस्ट्रॉयर यानी 50 एक ऐसी
बड़ी नाव या कह सकते विस्फोटक नाव, या जिसमें वो ब्रिटिश को दे दी, सहायता के लिए दे दी। तो इससे सीधे तौर में अमेरिका ब्रिटिश का एक तरह से सहायक बन गया था इस युद्ध में। तो इसके बाद जो था 1941 में मार्च में कांग्रेस जो थी उसने लैंड लीज एक्ट को पास किया, जिसके तहत अमेरिका ने $50 बिलियन की आर्थिक सहायता दी ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि साथ मिलकर जर्मनी और इटली से लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये चीज़ें तो अमेरिका ने अलाइज की मदद करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अभी सीधे तौर में युद्ध में अपनी सैनिक भेजने को तैयार नहीं था। वो आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार था, वो हथियार देने के लिए भी तैयार था, लेकिन अपने सैनिक उतारने के लिए तैयार इस युद्ध में नहीं था। अटलांटिक चार्टर जो था, अटलांटिक चार्टर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में साइन हुआ था ये, जिसमें दोनों के बीच में इस युद्ध में क्या इनका गोल है उसके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, जो उसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब कुछ ही समय बाद हुआ ये पर्ल हार्बर का जो मामला हुआ था, पर्ल हार्बर का। ये अमेरिका का एक सैनिक अड्डा था, नौसैनिक का अड्डा पर्ल हार्बर में था। यहाँ पर जो था, ये अभी हमें ईस्ट एशिया की तरफ आना पड़ेगा इस समस्या को समझने के लिए। जर्मनी जो जापान था वो जर्मनी के साथ था, जर्मनी इटली के साथ था। यहाँ पर जापान है। तो जापान ने लगभग इस युद्ध में के शुरुआती वर्षों में लगभग काफ़ी हिस्सों में चाइना के कब्जा कर लिया था। इसके अलावा सिंगापुर और यहाँ पर इंडोनेशिया कई भागों में कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर फिलीपींस में क्योंकि यूएस की कॉलोनी थी, तो जापान का पूरा पैसिफिक के जितने भी भूभाग है उसको कब्जा करने में अगर कोई रोक सकता था तो वो यूनाइटेड स्टेट था। तो यूनाइटेड स्टेट ने जैसे अपना एक तरह से उसने अपनी हथियार और अपनी आर्थिक सहायता जब अलाइज को देना शुरू कर दिया था, तो जापान समझ गया था कि यूएस भी अब एक तरह से इनडायरेक्ट तौर में लड़ाई में शामिल हो गया। तो उसने क्या किया, उसने एक यूएस को सरप्राइज करने की कोशिश की, यानी एकदम से यूएस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जो कि पर्ल हार्बर के नाम से जाना जाता है इंसिडेंट। तो इस इंसिडेंट में एक अड्डे में, नौसेना के अड्डे में यूएस के हमला किया गया था जापान द्वारा, जिसमें लगभग यूएस के 300 सैनिक मारे गए थे इस हमले में, और उसके 6 बैटलशिप डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इस युद्ध जो ये इसका घटना थी पर्ल हार्बर की, इसने एक निर्णायक मोड़ लिया। अभी तक यूएस सैनिक सहायता नहीं दे रहा था किसी भी देश को, लेकिन इस हमले के बाद उसने सीधे ही जापान के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दिया, और उसके साथ ही जो जापान के सहयोगी देश थे जर्मनी और इटली के ऊपर भी युद्ध की घोषणा कर दिया। अब सीधे तौर में अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका था। इसके बाद जापान ने फिलीपींस में यूएसए को हरा दिया, और फिलीपींस से जो यूएस की एक कॉलोनी बनी थी कुछ सालों के लिए, वो भी अब ख़त्म हो गई थी। लेकिन अभी युद्ध केवल शुरुआती चरण में था, इसके बाद काफ़ी मोड़ आने थे। तो उसको क्या क्या हुआ उस बारे में पढ़ते हैं हम। तो जैसे पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका था, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, इस युद्ध में तो शामिल हो गया था। उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि उसे दो फ्रंट में लड़ना पड़ रहा था। एक तो फ्रंट में यूरोप फ्रंट में लड़ना पड़ा था, दूसरा फ्रंट उसे पैसिफिक में लड़ना पड़ रहा था जापान के खिलाफ। तो उसने शुरुआत में जापान को नज़रअंदाज किया और यूरोप में कंसंट्रेट करने की कोशिश की। तो जो उसने पॉलिसी अपनाई उसे क्लोजिंग द रिंग कहते हैं, यानी उसने हिटलर की जो सेना थी उसको उसने एक तरह से उसको घेरने की यहाँ पर पॉलिसी अपनाई गई अलाइज सेना द्वारा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हिटलर के सबसे वीकेस्ट पॉइंट था यानी अफ्रीका में उन्होंने धीरे धीरे अफ्रीका से आगे बढ़ते गए। अफ्रीका को पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद वो इटली की तरफ गए। जब इटली में हिटलर की सेना को हरा दिया गया, फिर वो ऑस्ट्रिया की तरफ गए। ऑस्ट्रिया में जब जर्मनी की सेना को हरा दिया गया, फिर वो जर्मनी की तरफ बढ़ते गए, यानी सबसे वीकेस्ट पॉइंट से शुरुआत करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ना, ये इनकी पॉलिसी थी अलाइड सेना की। अब अमेरिका होम फ्रंट में क्या हुआ,
जब लड़ाई शुरू हो गई थी तो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था इस दौरान। अगर हम थ्योरी के हिसाब से देखें तो अमेरिका इस समय जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका दुनिया की सबसे, कह सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन में था इकोनॉमिक के तौर में, सबसे अमीर देश, या कह सकते हैं सबसे जीडीपी के मामले में नंबर 1 पोजीशन में यूएसए बन चुका था। और थ्योरी के हिसाब से वो मिलिट्री पावर भी सबसे लार्जेस्ट था। लेकिन कंपेटिवली अगर देखा जाए हथियारों के मामले में या सैनिकों के एक्सपीरियंस के मामले में, उनके स्किल के बारे में, तो कह सकते हैं कि जापान और जर्मनी की सेना यूएस से ज़्यादा स्किलफुल थी। तो इस दौरान कांग्रेस ने एक बिल पास किया जिसके तहत उसने जो भी पावर थी, कांग्रेस की पावर, वो सब शिफ्ट करके, ट्रांसफ़र करके प्रेसिडेंट को दे दी गई। यानी अब प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई थी कि किसी भी देश के खिलाफ वो युद्ध की घोषणा कर सकता था और कभी भी युद्ध को संपन्न करा सकता था। तो ये पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई। इसके अलावा यूएस की आर्म फोर्स, जब युद्ध शुरू हुआ था तो केवल 15 लाख की फ़ौज थी यूएस की, लेकिन युद्ध के ख़त्म होते हुए 1945 के समय संख्या बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई थी यूएस सैनिकों की। और टैक्स इस दौरान अमेरिका के लोगों में बढ़ा दिया गया ताकि जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, ताकि जो फ़ौज है उनको सप्लाई वगैरह की जाए। और इस दौरान ख़ास बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है, जो डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी 1929 के टाइम, वो इस युद्ध के ज़रिए ख़त्म हो गई पूरी तरह, क्योंकि एक डिमांड का एकदम से डिमांड, युद्ध शुरू होने से एकदम से डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ जाने के कारण जो डिप्रेशन का जो पीरियड था वो ख़त्म होके अब एक इकोनॉमिक बूम का पीरियड फिर से शुरू हो गया। तो अमेरिका का डिप्रेशन ख़त्म करने में सेकेंड वर्ल्ड वार का एक बड़ा भूमिका है। तो ये चीज़ें हो रही थी। अब वार इन पैसिफिक, यूरोप की तरफ तो अमेरिका की सेना क्लोजिंग द रिंग का फॉर्मूला अपना के चल रही थी। अब पैसिफिक की जो लड़ाई थी जो जापान के साथ थी, वो किस तरह लड़ी गई, वो ये थी कि जापान ने अटैक किया फिलीपींस में, और फिलीपींस में आराम से यूएस की सेना को हरा दिया और फिलीपींस में अपना कब्जा कर लिया। लेकिन फिर इनकी लड़ाई भी बैटल ऑफ मिडवे, जो कि लगभग अमेरिका की सीमा के सामने भी, जिसमें अमेरिका ने एयर बैटल में जापान को हरा दिया। और इस दौरान ख़ास बात यह है कि जो अमेरिका में जो जापानीज नागरिक रहते थे, जिन्हें हम जापानीज अमेरिकन कहते हैं, जो ज़्यादातर कैलिफोर्निया स्टेट में रहते थे, उन लोगों को अमेरिका ने शक के बिना पर उन्हें एक तरह से डिटेंशन कैंप में डाल दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं अगर जापानीज सेना कैलिफोर्निया में कब्जा कर लेती अगर, तो ये जो जापानीज अमेरिकन लोग हैं ये जापान का साथ देने लग जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो जापानीज जो नागरिक थे अमेरिका के, उनको उन्होंने, अमेरिकन लोगों ने या अमेरिकन सरकार फ़ौज ने उन्हें डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया पूरे युद्ध काल के दौरान। तो कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर भी यहाँ पर एक तरह से, क्योंकि अमेरिका कहा जाता है कि पूरा इमिग्रेंट का देश है, यहाँ हर देश के लोग मिलते हैं। तो इस दौरान जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जापानीज अमेरिकन को भुगतना पड़ा था यहाँ पर काफ़ी समस्या। अब जापान के साथ लड़ाई में अब कभी जापान जीतता कभी अमेरिका जीतता, तो एक डेडलॉक बना रहा पूरे पैसिफिक युद्ध के समय। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट ये कुछ इस तरह था कि जर्मन के फिजिसिस्ट, जो जर्मन के फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, वो सीख गए थे कि किस तरह यूरेनियम एटम को अलग किया जाए और उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। ये हिटलर के समय की बात है, हिटलर के वैज्ञानिक ये समझ गए थे। लेकिन जब हिटलर अत्याचार कर रहा था तो वहाँ से ज्यूस में अत्याचार कर रहा था। तो ज्यूस एक व्यक्ति थे एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि ज्यूस थे और जर्मन के नागरिक थे। जब उनके ऊपर अत्याचार किए गए तो जर्मनी से वो पलायन करते हुए यूएस में आ गए। इसी समय ही इटली के एक वैज्ञानिक थे खास, जिनका नाम था इनरिको फर्मी। ये भी इटली में इनमें अत्याचार किया गया और ये भी इन्होंने भी यूएस में पलायन किया। तो ये दो वैज्ञानिक जो यूएस में पहुँचे, इन्होंने यूएस को सारे राज बताए
जो ये देश काम कर रहे थे, जर्मनी जैसे सीख लिया था जर्मनी ने कि किस तरह यूरेनियम को अलग करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन और एनरिको फर्मी ने यूएस के सरकार को बताया कि जर्मनी और इटली इस तरह की इन्होंने वैज्ञानिक हैसियत प्राप्त कर ली है, अगर इनको रोकना है तो अमेरिका को खुद एक अपना एटम बम बनाना पड़ेगा। इन्होंने अमेरिकन सेना को ऐसा कहा। तो अमेरिका की जो सरकार थी उसने इनकी बात को सीरियसली लिया और एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का ही ये था कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका को एक एटम बम तैयार करना है। वो एटम बम जर्मनी और इटली तैयार कर सके उससे पहले अमेरिका को तैयार करना था। तो बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम होने लग गया था इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। तो इसका कोड नेम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इसमें सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण रखी गई। यानी केवल 5-6 लोग जो सीनियर लोग थे, जो गवर्नमेंट के बड़े सीनियर अधिकारी थे, केवल उन्हें ही पता था कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ये हम एटम बम बनाएंगे। यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट जो था उसको भी पता नहीं था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे भी काफ़ी बाद में बताया गया। तो इस तरह से सीक्रेसी काफ़ी बढ़ती गई। तो अब हुआ ये कि युद्ध समाप्त हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी में तो समाप्त हो गया था और जर्मनी की हिटलर को हरा दिया गया और फासिस्ट इटली जो था उसको भी हरा दिया गया। तो यूरोप में तो युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन जापान का युद्ध अमेरिका के साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जापान युद्ध सरेंडर नहीं करना चाहता था वो, क्योंकि उसके पास अभी सेना काफ़ी थी, वो सरेंडर किसी भी हाल में नहीं करना चाहता था। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसी दौरान पूरा हो गया था। अमेरिका ने सक्सेसफुल इस टेस्ट को कर लिया था एटम बम को। तो अब क्योंकि जापानी सरेंडर नहीं कर रहे थे तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना अब हम इस जापान में एक बम गिरा दें। अमेरिका ने जब ये बम गिराया था शुरुआत में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा शहर में, तो जैसे ही उसने 6 अगस्त को बम गिराया जापान के शहर में हिरोशिमा में, तो उसी बम गिराते ही लगभग 70,000 जो जापानीज सिटीजन थे उसी समय मर गए हो। इतना बड़ा प्रभाव उस बम का पड़ा था, एटम बम का। इसके बाद 3 दिन बाद फिर भी जापान ने जब सरेंडर नहीं किया तो फिर 3 दिन बाद अमेरिका ने एक और बम गिराया, एटम बम। इस बार उसने नागासाकी में गिराया, जिसमें उसी समय बम गिराते ही समय 80,000 जापानीज लोग इसमें मारे गए थे बम, इस एटम बम गिराते समय। तो यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या अमेरिका के पॉलिटिशियन या अमेरिका सेना को पता था कि इससे इतने लोग मारे जा सकते हैं? तो अमेरिका की सेना को ये तो पता था कि इससे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे इस बम को गिराते अगर वो कहीं भी किसी दुनिया के किसी कोने में। लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इससे रेडिएशन निकलेगी और रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे और विकलांग हो जाएंगे। इसका खबर नहीं थी उन्हें, इसका अंदाज़ा उन्होंने नहीं लगाया था। तो कह सकते हैं कि 70 और 80,000 तो तुरंत मारे गए थे। उसके बाद जब रेडिएशन फैली इन वेपनों की तो लाखों लोग और मारे गए थे जापान में और विकलांग भी काफ़ी लोग हो गए थे इस वेपन से। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या अमेरिका ने सही किया जापान में बम गिराते हुए? सवाल कई एशियन के लोग ये कहते हैं और कई जो इस एटम बम के ख़िलाफ़ थे वो ये कहते थे कि अमेरिका ये कभी भी यूरोप के देश में ये बम नहीं गिराता। वो केवल एक एशिया देश में उसने बम गिराया, क्योंकि वहाँ अमेरिका एक रेसियस स्टेट, रेसियस कंट्री था, इसलिए उसने यूरोप में जर्मनी के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया। उसने जापान के ऊपर इसका प्रयोग किया, क्योंकि अमेरिका एक रेसियस था, वो यूरोप का पक्ष लेता था और एशिया के खिलाफ कार्रवाई करता था। तो एक सवाल ये भी उठता है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये उठता है एटम बम के मामले में कि एटम बम गिराने का अमेरिका का एक शायद से एक कारण ये हो सकता था कि वो एक तरह से सोवियत यूनियन जो एक बहुत बड़ा देश बन गया था और काफ़ी पावरफुल भी हो गया था, उसको चेतावनी देना चाहता था अमेरिका कि हमारे पास एटम बम है। अगर सोवियत यूनियन ने कोई किसी यूरोपियन देश में अगर हमला किया तो अमेरिका कोई हिचक नहीं दिखाएगा एटम बम सोवियत यूनियन के ऊपर गिराने में।
तो एक तरह से सोवियत यूनियन को भी धमकी दी गई थी इस एटम बम गिरा के जापान में। अब जब 2 वेपन गिरा दिए गए एटम बम जापान में, तो आखिरकार जापान ने सरेंडर कर दिया गया था और ऑफिशियल तौर में वर्ल्ड वार सेकेंड की भी अंत हो गया था इस जापान के सरेंडर करने के बाद। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार की घटनाएं थी। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर के तौर में उभर के सामने आया। उसके बाद एटम बम था जो कि दुनिया के किसी दूसरे देश के पास नहीं था। उसकी मिलिट्री इस दौरान दुनिया की सबसे स्किलफुल और सबसे मजबूत मिलिट्री बन गई थी। उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। यूरोप की स्थिति कुछ इस विश्व युद्ध के बाद ऐसी थी कि यूरोप के जो शहर थे, बड़े बड़े शहर, उनमें बड़ी तबाही मची और खंडर जैसे बन गए थे। अब अमेरिका नंबर 1 पावर तो बन गया था, लेकिन समस्या ख़त्म होने के बजाय समस्या बढ़ने लग गई थी, क्योंकि जो सोवियत यूनियन था अमेरिका के साथ वो भी बड़ा मजबूत हुआ। अमेरिका के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन गया था। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन एक अलग अलग इनका पॉलिटिकल सिस्टम था। अमेरिका डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता था, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था। सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री था और सोशलिज्म के पॉलिटिकल सिस्टम में चलता था। तो इन दोनों में लाजमी था कि इन दोनों की टकराव होना लाजमी था। तो वो टकराव किस वजह से हुआ उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।